ऑपरेशन सिंदूर का खौफ जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा तबाह होने की पुष्टि खुद संगठन के ऑपरेशनल कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने कर दी है। आईएसआई की मौजूदगी में आतंकियों की नई साजिश की जानकारी भी सामने आई है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर और टॉप आतंकवादी शीर्ष आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पहली बार पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर माना कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रऊफ ने एक रैली में कहा कि 6 से 7 मई को जो हमला हुआ वो जगह अब मस्जिद नहीं रही। आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, ये हालत हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो ढह गया है। बताते चलें आपको कि हाफिज अब्दुल रऊफ ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़वाई थी। उस नमाज में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। तस्वीरें सबके सामने आई थी। और इससे पहले पाकिस्तान मुरीदके में स्थित मरकज तैयबा पर भारतीय हमले को लेकर झूठ फैलाता रहा था, झूठ पर झूठ बोलता रहा था। और अब खुद टॉप टेररिस्ट ने, शीर्ष आतंकी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में चल रहे आतंकी संगठन फिर से अपना सर उठा रहे हैं क्या? क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में बहावलपुर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और इसमें लश्कर और जैश के कमांडर शामिल थे। बैठक में तय हुआ था कि पुराने कमांडर्स की जगह नई पीढ़ी के आतंकियों को आगे लाया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि लश्कर ने मुरीदके में अपने मुख्यालय मरकज के तैयबा को फिर से सक्रिय कर दिया है। खैर, ये सब तो रहा, लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान के हमले को सिरे से खारिज कर रहा था, वहां इस तरह की तकरीरें क्यों हो रही हैं? क्या आतंकियों की नई पौध तैयार करने का मंसूबा है? सवाल यह भी है कि जो लोग जब जब पाकिस्तान पर हमले का सबूत मांगते थे, क्या उन्हें जवाब मिल गया है? बार बार पाकिस्तान पर हमले का सबूत मांगा गया और अब जब यह वीडियो सामने आया है, उन्हें जवाब मिला क्या? और उन्हें अपने देश और सेना पर भरोसा न करने और लगातार सवाल उठाने की शर्मिंदगी है क्या? इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो ये वीडियो सामने आने के बाद अब पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। उससे ज्यादा यहां हलचल है हिंदुस्तान में, क्योंकि इस कमांडर ने जो कह डाला है उससे न जाने कितने लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। अब सुनिए जरा लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ का ऑपरेशन सिंदूर पर कबूलनामा क्या है। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीदके की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। और आइए अब आपको पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो ऑपरेशन सिंदूर पर बयान सुनाते हैं। वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ और सख्त संदेश दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भविष्य में किसी भी दुस्साहस का भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है।
इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ ब्रिगेडियर जनरल जम्वाल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा नम्रता शर्मा सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। लेकिन नम्रता शर्मा, सबसे पहले आपसे, सबूत मिला कि नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर का? चलिए, नम्रता इस बीच हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका कनेक्शन कट गया है। सीधा हम रुक कर लेंगे हमारे साथ हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनका। जसरोटिया जी, सवाल बहुत उठ रहे थे और अब उम्मीद है कि जवाब मिला होगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखें, बात तो ये आती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर खासकर किया गया, उसके बाद जो हालत पाकिस्तान की थी वो तो सारे मीडिया ने उस समय दिखा ही दी थी, सब कुछ हो ही गया था। लेकिन दुख ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की, अब दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस समय भी फिर सबूत मांगना शुरू हो गया। अब सबूत मांगने की तो इनकी आदत पुरानी है। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स ले लीजिए, हर एक स्ट्राइक के बाद अगर आप देखेंगे तो यही जो अपोजिशन वाले नेता हैं ये अपनी ही फौज से, अपनी ही एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे से, आप समझ लीजिए। और खैर, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज, आप इनकी मजबूरी भी समझिए कि इनके प्रवक्ता तो आपको हिंदुस्तान तो छोड़िए, इनको इनके प्रवक्ता तो ख्वाजा आसिफ जैसे पाकिस्तान में भी पाए जाएंगे, जो इनके लिए प्रवक्ता बनते हैं और इनकी सिफारिश करते हैं कि और लोगों को यहाँ कहते हैं कि चुनावों में आप इस पार्टी को वोट दे दीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे के लिए आपका क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आज मेरा 148 करोड़ का ये मुल्क अगर सेफ है और काफी हद तक ये जो वीर जवान हमारी जान बचाने में सक्षम रहते हैं अपने प्राणों की आहुति देकर, तो सैल्यूट टू ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसी कारण हम ठीक है। जसरोटिया जी हमारे साथ रहिए। नम्रता जी, भाई आपके प्रवक्ता पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर जसरोटिया जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी तो ऐसी है कि आपके प्रवक्ता पाकिस्तान में है, आपके लिए वोट मांगते हैं। इनकी आदत पुरानी है। पाकिस्तान के बिना इनको रोटी हजम नहीं होती है भाजपा के प्रवक्ताओं को। और सबसे पहली बात, आज आतंकवादियों के सबूतों पे भाजपा जश्न मना रही है। क्या अपनी सेना के लोग पे इनको यकीन नहीं है? नहीं, नम्रता जी, सवाल तो आपकी पार्टी की ओर से बार बार उठाया जाता रहा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो मेरा भी सबसे सवाल आपसे यही है कि सबूत मिला क्या मैम? इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, लेट मी क्लियर माय स्टैंड। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाज द वन हु स्टैंड विद द गवर्नमेंट कि आप लोग करिए, पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े, हम आपके साथ हैं। और एक अमेरिका से एक ट्वीट आता है कि हमने व्यापार के चलते उनको कहा है यहाँ पे आप वॉर बंद कर दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और यहाँ पे वॉर बंद कर दी जाती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इंदिरा गांधी जैसी नेता नहीं थी जो अमेरिका को उसकी औकात में रखना सिखाया था। आज चाइना जैसे लोगों को इन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया और जब वांगचुक साहब कहते रहे कि चाइना अंदर घुस आया है तो उसको अंदर कर दिया, बेड़ियों में बांध दिया। लेकिन चाइना अंदर घुसा, उसने जम्मू कश्मीर के शांगुक इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। ये असलियत है भाजपा की। और भाजपा अगर आज आतंकवादियों के कहने पे ये मानने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में उनके डेरे ध्वस्त किए, तो ये शर्मिंदगीजनक बयान है भाजपा का। और दूसरी बात, सेना भाजपा की पीआर एजेंसी नहीं है, सेना भारत की है और भारत की सेना पे हम सबको गर्व है। हमें अगर विश्वास नहीं है तो भाजपा की राजनीति पे और भाजपा की रणनीति पे, जिससे ये खुद भी मुंह छुपाते नजर आते। इसीलिए वो आज भी पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते और डरते मुंह छुपाते नजर आते हैं। हाँ। तो इस तरह की बातें करना। नम्रता जी, अगर आप नाराज ना हो तो अगर आपको याद होगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आपकी पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए थे मैम। और रही बात कि पास्ट में क्या हुआ, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये नरेंद्र मोदी के समय में हुई थी। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं यहां पर बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन लग रही है ना मैम, इसीलिए आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अंकिता जी, मुझे आप ये बताइए क्या इससे पहले ऐसा है ना, क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ी क्योंकि मैं क्या इससे पहले अंकिता जी एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई होंगी? क्या इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई ऑपरेशंस नहीं हुए होंगे? जब तो मना कौन कर रहा है मैम? मना कौन कर रहा है? नम्रता जी, इसको मना कौन कर रहा है? कर दिए, क्या ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ होगा? मैं अंकिता जी ये बहुत दावे के साथ आपके सामने, ये आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि देश इससे अच्छे हाथों में था 2014 से पहले। आज इनके सब दावे वहां विफल हो जाते हैं जब आज भी कितने अच्छे दावों में था, कितने अच्छे हाथों में था, ये तो जनता मैम डिसाइड करेगी। नम्रता जी मेरी बात सुनिए, नम्रता जी मेरी बात सुनिए, इनको पता नहीं चलता।
मेरी बात उसको सुनिए, जमीन पहली खा बात गई तो या आसमान खा गया उन आतंकवादियों को, वो आज भी हमें नहीं मिले, कहाँ चले गए वो आतंकवादी। तो आज जब हमारा सवाल पूछना लाजमी है और सवाल को एक आवाज जो डेसेंट की है उसको देशद्रोही का नाम दे देना, ये एक नया भारत है जो मोदी का भारत है। जो मोदी आज चाइना को अपने दफ्तर बुलाता है भाजपा के और वहां आरएसएस वाले उनके साथ बैठ के ऐसी कौन सी मीटिंग करते हैं, उससे पब्लिक करें। मैं बोल लूं मैम, आपकी इजाजत हो तो एंकर बोल सकते हैं क्या? Yes, spewed enough now. I think I should respond. नम्रता जी, हाँ जी, इस बीच सर भी हमारे साथ हैं। एक बार प्लीज आपको थोड़ा सा विराम दूंगी। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल है, माफ करिएगा सर। ये जिस तरीके से अभी आपने जो बातचीत सुनी, मेरी जहां तक समझ कहती है सर, ये इंडिया की माइट और पावर है जो इस वीडियो के जरिए सामने आई है। सर आपका रिएक्शन? देखिए, विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, थोड़ा सा आप इतिहास दोबारा रिविजिट कर लीजिए। 1947 से लेकर 1971 और मतलब लगातार जिस की बात हुई थी। 47 में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, जल्दी में बताऊंगा। 47 में क्या हुआ, हम जीत रहे थे, वाटरशेड हमारे हाथ में था, मुजफ्फराबाद सीधे नीचे बिल्कुल सामने थे। पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि पॉलिटिकली लड़ाई रोक दी गई, यूएन में चले गए, क्यों जहां मतलब बिल्कुल हमारे हाथ में था और टोटल एडवर्स सिचुएशन से हमने स्टार्ट किया था और जीतती हुई लड़ाई हमने हाथ से निकाल दी। एनीवे 62 में क्या हुआ, 62 में हमारे पास एयरफोर्स थी, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन नहीं दिया कि एयरफोर्स को हम इस्तेमाल करने की रादर इजाजत नहीं दी और इल प्रिपेयर्ड ट्रूप्स को बाहर भेज दिया पूरी तरह जानते हुए। खैर उसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं, क्यों हुआ नहीं जाऊंगा। 1965 में क्या हुआ, हम जीते, सारा कुछ हुआ, सारे उनको बाहर निकाल दिया, हाजी पीर तक को वापस दे दिया गया पॉलिटिकल टेबल पे। हम भी कहते हैं 71 में जहां स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप थी, पर हुआ क्या स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप का, 90,000 कैदी वापस किए गए और अपने 56 कैदी हम वापस नहीं ला पाए। ये हुआ पॉलिटिकल टेबल पे। बांग्लादेश हमने आजाद किया पर बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस नहीं रख पाए। एक कंटोनमेंट हम बना सकते थे तब, उसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम जो आज आ रही है बांग्लादेश की, वो उस वक्त खत्म कर सकते थे। तो देखिए, ये कहना कि ये अच्छा वो बुरा, बिल्कुल बात सही है कि ऑपरेशन पहले भी हुए हैं। मैं खुद कई ऑपरेशन में हिस्सा लगा रहा हूं, पर मैं बताता हूं कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी और अभी हुई है, उनमें अंतर क्या है। पहले आर्मी अपने रिस्क पे करती थी, अगर बिकॉज हमें क्लियर होता था कि पॉलिटिकली हम डिसऑन हो जाएंगे। अब किसी भी फौजी से बात कर लीजिए जो 80s और 90s में पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, यस हम हर चीज का बदला लेते थे, करते थे, पर अपने कैरियर, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के। आज हम हुक्म के ऊपर करते हैं वही चीज। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये अंतर थोड़ा समझने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर जमाल साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अपने रिस्क पर होता था और अब सरकार का भी सपोर्ट है। हमारे साथ जसरोटिया जी जुड़े थे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगी, जसरोटिया साहब हमारे साथ जुड़े, उन्हें बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। जसरोटिया जी, बहुत सारे आरोप लगाए गए। आरोप ये लगाया गया कि हमारे जमाने में, हमारी सरकार में हमने ये किया वो किया, आपने कुछ नहीं किया, और उन्होंने बीजेपी का प्रवक्ता तक मुझे बना दिया। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सच बोलेगा वो बीजेपी का प्रवक्ता ही कहलाया जाएगा। इसमें से में इनको ब्रिगेडियर साहब भी शायद यही नजर आ रहे होंगे। ब्रिगेडियर साहब ने इनको आईना दिखा दिया बड़े अच्छे ढंग से। अब ये देखना ना चाहें और इनको लगता है कि वो जो है कुछ भी झूठ बोल देंगी, तो सच्चाई इनको पता लग गई तो इनके लिए एक शेर अर्ज है कि तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि RGF, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर लाखों करोड़ों रुपया आता है चीन से, और बदले में क्या दिया जाता है, एक्साइज चेन और डूरू वैली दी जाती है। इसी तरह से आप पीछे चले जाइए, लाहौल स्पीति जैसे एरिया से, जो नेहरू जी ने खुद कहा यहाँ होता ही क्या है, ये तो बंजर भूमि है, दे दो चीन को। तो उन्हीं के किसी साथी से मेंबर पार्लियामेंट ने कहा, नेहरू जी इस हिसाब से तो बुरा ना मनाइएगा कि आपके सिर पे भी एक भी बाल नहीं होता, तो क्या किया जाए इसका। यानी कि अगर आपकी मां बंजर हो जाए, मां बूढ़ी हो जाए, तो वो दुश्मनों को सौंप देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस
चीज से ग्रसित थी ये कांग्रेस आज तक। 26/11 के बाद आपने क्या किया था, जरा ये बता दीजिएगा देश को। हमारे यहाँ पर फौजियों के यहाँ पर साथ में आकर कई ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पर पाकिस्तान की कुछ रातों रात आकर वो ट्रूप्स हमारी क्षति पहुंचाकर चले जाते थे, और उसके बाद हमारी फौज को बांध दिया जाता था, तो कहा जाता था आप कुछ भी इनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। लेकिन हाँ, 2014 के बाद जो उनको मुंह तो जवाब दिया जा रहा है, अब उसके कारण पाकिस्तान काम बौखलाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा बौखलाई हुई है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, कांग्रेस का एजेंडा कहां से सेट होता है? कांग्रेस का एजेंडा सेट होता है डीप स्टेट से। जो कोई अमेरिका के अंदर बात की वही जो सारी की सारी बात है वो फिर आकर ये यहाँ पर राहुल गांधी जी बोलेंगे, बाकी बोलेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आता कि उन दुश्मनों के साथ पहले भुगते या इन जयचंदों के साथ भुगते। हम तो खुद कंफ्यूज है कि किया क्या जाए। अब खुद इलियाना उमर जैसी जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलती है, उनके साथ राहुल गांधी सेल्फी लेते हैं। तो आज पूरी की पूरी डीप स्टेट की आगे कांग्रेस दिख चुकी है, और दिख चुकी है कांग्रेस पूरी डीप स्टेट के आगे। ये दिक्कत है इस देश की, देश के अंदर संभाले, देश का बाहर संभाले, तो संभाले क्या? अब इन जैसे जयचंदों से आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? खुद सोचिए, पाकिस्तान जिसका भला चाहता हो वो कभी हिंदुस्तान का भला चाह सकते हैं? कभी तो मैंने ख्वाजा आसिफ का नाम लिया तो इनको मिर्ची लगना शुरू हो गई, क्योंकि अपने समय पर जब ये बोल रही थी, अब देखिए बीच में क्यों बोल रही है, क्योंकि इनको पता है कि जो कड़वा होता है। पहले ब्रिगेडियर साहब ने इनको आईना दिखाया, अब मैं आईना दिखा रहा हूँ, उससे पहले आप इनको आईना दिखा रही थी। सत्य जो है वो कांग्रेस को कभी नहीं पछता। तो बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम कांग्रेस की डाली हुई, पाकिस्तान की प्रॉब्लम कांग्रेस की डाली हुई, ये जेके जो है वो इन्होंने प्लेटर में परोस कर पाकिस्तान को दे दिया। कारण क्या था? वो बेचारे कश्मीरी बोलना नहीं जानते थे। पूरे देश का सौदा करने वाली कांग्रेस, जिनकी पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी के साहबजादे नेशनल हेराल्ड केस के अंदर खुद जमानत पे घूम रहे हो, उनकी पार्टी अभिजीत जी, नम्रता जी, बहुत सम्मान के साथ दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। अभिजीत जी और नम्रता जी, आप लोग देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, सम्माननीय पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता हैं आप लोग, टीवी पर बैठे हैं, दुनिया आपको देख रही है, क्या मिसाल कायम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप मुझे बताइए ना, मुझे ना बोले, मेरे टर्न पे बोलने की, मैं के बीच में तो बोला था ना, एटलीस्ट यू कैन नॉट टेल मी। आपने मुझे बोलने के लिए कहा था, उनका नाम अभिजीत है, उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया ना बीच में। इसी तरह शी इज टॉकिंग, इस तरह शी इज टॉकिंग, गेट द वे, गेट द वे, गेट द वे, व्हेन शी वाज टॉकिंग बैक, डिड आई अग्री? नम्रता जी मैम प्लीज थोड़ा सा टोन डाउन कर लीजिए मैम। नम्रता जी क्यों को अंदर किया गया? क्योंकि वो कहता था कि चाइना ने कैप्चर कर लिया है भारत को। नम्रता जी की आवाज डाउन कर दीजिए, क्योंकि नम्रता जी को अपने समय में बोलने का मौका मिल गया था। मैम बहुत माफी के साथ आपकी आवाज डाउन करवा रही हूँ, मुझे लगता है कि बारी बारी सबको बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 लोग भाजपा से ले लेंगी और एक कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, तो मुझे लगता है आप डिसबैलेंस कर रही हैं डिबेट में ना। आप खुद भाजपा, आपने एक बार ही नहीं पूछा कि चाइना अंदर आया या नहीं आया, उसने कैप्चर किया है जम्मू कश्मीर की जमीन। राजीव गांधी फाउंडेशन का पूछा ना आपसे, क्या इतना कमजोर? नम्रता जी देखिए, पहली बात तो ये है, नहीं नम्रता जी देखिए, जब से डिबेट स्टार्ट हुई है ना मैम, सबकी आवाज डाउन करिए। नम्रता जी, जब से ये डिबेट स्टार्ट हुई है ना मैम, आप बार बार ये बता रहे हैं कि कौन क्या है, किसको क्या करना चाहिए, किसको सवाल पूछना चाहिए, किसको नहीं पूछना चाहिए, क्या टॉपिक लेना चाहिए। मुझे लगता है ये चैनल डिसाइड करेगा, ये मेरा एडिटर डिसाइड करेगा, या मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे सवाल क्या पूछना है, क्योंकि मैम एंकर मैं हूं, प्रवक्ता आप हैं। आप अपनी जगह समझिए, मुझे अपनी जगह पता है। भाजपा के होंगे और एक अकेला आप कांग्रेस के। कौन 3 भाजपा का है यहाँ पे? बेहतर है कि आप कांग्रेस। एक मिनट यहाँ पे कौन 3 भाजपा का है? ब्रिगेडियर साहब, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से, क्या एक कमजोर आर्मी में काम किया है आप। मैम आप समझें इस बात को, जब बार बार कांग्रेस की ओर से सैनिकों के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो अपमानित महसूस होता है, और मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब ये अपमान महसूस कर रहे होंगे। आपने क्यों वॉर तो बंद किया? अंकिता जी पूछिए ना एक बार कि हम क्यों ट्रंप ने वहां से। आप मौका देंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप बोलना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप आरोप लगाना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना। मौका तो दीजिए पूछने का। पृष्ठभूमि इस तरह की होती है मैम, मौका तो दीजिए पूछने का, मौका तो दीजिए पूछने का। मच्छी मार्केट बन गया भाई। नम्रता जी प्लीज हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए। ब्रिगेडियर सर आप बात कहें सर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये? देखिए, इन्होंने बताया चाइना का मुकदमा कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा। नहीं, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? भाई मैं कहां से बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? हम तो हमेशा से देश के प्रवक्ता रहे हैं, इसीलिए हम फौज में आए। रिटायर होने के बाद भी हम देश के प्रवक्ता हैं। जहां बात होगी देश की तो हम देश की बात करेंगे। अब उसमें किसी को लग रहा है कि वो इस पार्टी या वो पार्टी, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है जब सवाल पूछा जाता है, अगर कोई इसको दोबारा घुमा के, मैम आप सुनिएगा ये वीडियो एक बार, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि आप सीधे आरोप लगाने पे आ गई।
अब वेरी गीता जी डिसअपॉइंटिंग। जरूर सुनिएगा आई कि जो वाजंट नम्रता ने कहा एक्सपेक्टिंग है वो दिस फ्रॉम कहाँ यू। तक सही है और कहाँ तक गलत है। ब्रिगेडियर साहब की आवाज ऊपर करिए, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मिस संगीता, या मैं बता रहा था, इन्होंने कोई सवाल उठाया कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा, बहुत जगह बोल रहे हैं। देखिए गलवान की कहानी सबको याद है। आज सिचुएशन क्या है, आज आप बॉर्डर पे जाके देखिए वहां सिचुएशन क्या है। क्या पेट्रोलिंग आज वापस भी स्टार्ट वहाँ हो गई गोले है? चल रहे क्या हैं, हम ये वापस उस सिचुएशन जगह है। पहुंच गए हैं जहां आज से भी हुआ? ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, ये देखिए सिचुएशन है। अभी सुनिए मेरी बात। लगातार 2014 तक मैं कमांड कर चुका हूं इस सिक्किम गैरिसन। मेरे को 2011-12 में मेरे को पता है कैसे चाइनीज आते थे, कैसे हम लड़ते थे। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मतलब जो डोकलाम की, वो डोकलाम मेरे इलाके में आता था, मेरे एरिया में आता था। वहां क्या कहानी थी, कभी उस पर डिटेल बात कर सकते हैं। नॉट विस्टैंडिंग आज हालत ये है कि जो पेट्रोलिंग जहां हम करते थे हम वापस कर रहे हैं और ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं। क्यों ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं? क्योंकि अभी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जो पिछले 70 साल में किसने डेवलप नहीं किया। आज हमारे गाड़ियां लाइट व्हीकल्स तक वहां जाते हैं। What Congress got was a raw nation. Not even a single needle was made in India when India got the और भाई independence. आप now इनको you got बोलने it दीजिए very या मेरे को बोलने so the दीजिए। infrastructure has been मैं built. मच्छी So मार्केट में ऐसा नहीं don't बनूंगा। try to mislead. या ओके, नम्रता जी की इनको आवाज डाउन बोलने कर दीजिए। दीजिए। नम्रता जी को बाहर ही कर दीजिए आप डिबेट से, अंकिता जी, that would be better. नहीं Bye. मैम, मुझे उम्मीद ये है कि अपनी अपनी बारी No, के no, साथ no, वो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। Bye bye. Bye. अंकिता जी, It was really nice टेक being केयर, here. वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज आप जाएं क्योंकि आप अपना बारी का इंतजार कर नहीं रहे हैं। ऐसे प्रवक्ता आके सिर्फ डिबेट को या डिबेट की लाइन लेंथ को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं नम्रता जी से, बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहती थी, सिर्फ बोलना चाहती थी, अपना ही पक्ष रखना चाहती थी, किसी को बोलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी मर्जी से वो डिबेट छोड़कर चली गई। ब्रिगेडियर साहब अपनी बात रखिए, और ऐसे प्रवक्ताओं की मुझे लगता है जरूरत तो है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल अपनी सोचना सहूलियत के चाहिए। हिसाब से बात करने से काम नहीं चलेगा। जो मर्जी आया, जो मन किया, जो मन को भाया वही बोल दिया, सामने वाले की नहीं सुनी। और यही वजह है कि मुझे लगता है बार बार कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, जहां देश की बात आती है ना, वहां पार्टी पुट्टी नहीं करना चाहिए। आप इजराइल को देख लीजिए, ठीक है आपस में लड़ते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई होती है, पर जब देश पे बनता है, इवन ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है, चाहे वो सड़कों पे लड़ रहे हो, पर ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। और बड़े देशों के एग्जांपल दे सकता हूं जहां ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली भारत में ऐसा नहीं हो रहा। एनीवे, हम चीन की बात कर रहे थे। चीन ने क्या किया, वो हमेशा 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, ऐसे करके काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट उसने 30-40 साल में कर ली। मतलब कर ली। उसको एक झटके में वापस करना बहुत मुश्किल था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उनकी रोड्स राइट अप टू बॉर्डर आती थी आज से 20 साल पहले। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है, कोई मेरे को बता दे कि अगर 2004 से पहले, चाहे वो सिक्किम हो, तवांग हो, लद्दाख हो, जिधर जिधर भी चाइना के साथ बॉर्डर है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पिछले 7-8 साल में डेवलप हुआ है। मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। डोकलाम में एक सड़क बनानी थी 2011 में, जब मैं वहां कमांड कर रहा था उस ब्रिगेड को, हमने वो सड़क बनानी शुरू करी। आप यकीन ना करें, पर मतलब इतने एनजीओज आ गए। कोई बोलता हमारी तितली एक मर गई है, वो थी, वो बड़ी रेयर थी। कोई बोलता ये वो, कोर्ट में केसेस दाखिल हो गए हमारे खिलाफ। एनीवे, हमने एक कच्ची रोड बना दी। उसका जब एक्चुअली डोकलाम में प्रॉब्लम आई 2017 में, उस रोड का इतना फायदा हुआ कि वहां जो उस वक्त कमांड कर रहे, उन्होंने बताया अगर रोड नहीं होती हम मुश्किल में पड़ जाते। खैर, उसके बाद हमने ऑफिशियली बीआरओ ने अभी पक्की रोड बनानी शुरू कर दी है। इसका महत्व 70 साल से क्यों नहीं समझा? क्योंकि ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं अब दर्शकों से कहना चाहती हूँ। नम्रता जी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता सलीके से बात अपनी जनता तक पहुंचाता है तो वो जनता तक बात जाती ही है, बजाय के तू मैं करने के, मच्छी मार्केट बना देने से। मुझे उम्मीद थी कि नम्रता जी अपनी बात को ढंग से रखेंगी, लेकिन वो बीच में ही डिबेट छोड़कर चली गई, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए भी है। बीजेपी का रुख करेंगे, जसरोटिया जी अभी भी हमारे साथ हैं। जसरोटिया जी, पाकिस्तान आतंकियों का जब सफाया किया गया, जम्मू कश्मीर से किया जा रहा था, तब भी नहीं मान रहा था। जब लोकल आतंकियों की सफाया किया गया, तब भी वो कह रहा था कि नहीं, हमारे लोकल सपोर्ट भी है वहां पर। अब मुझे उम्मीद है उन लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे जो सबूत मांग रहे थे इस वीडियो के आने के बाद।
गीता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि आप बड़ी सहनशील हैं और आपने बड़ी सहनशीलता से इस डिबेट को चलाया, लेकिन करें क्या, कुछ जगह ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन बात ये आती है कि सत्य जो है वो सत्य ही होता है। सत्य मैं बोलूं, ब्रिगेडियर साहब बोले, आप बोले, सच तो एक ही होगा, झूठ के अलग अलग मुंह जरूर हो सकते हैं। रही बात पाकिस्तान की, आप एक बात समझिए कि एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है, और जैसे कहते हैं कि आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते, लेकिन एक ऐसा हमसाया जो हमेशा, पहले इनका ऑपरेशन टोपैक के चलते टू ब्लीड इंडिया 2000 मूव्स, वो वाली स्ट्रेटेजी चलती थी। अब खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जिस हिसाब से बुखलाए हुए हैं, कल ही आप देखिए एक भी बयान किसी अपोजिशन के लीडर से यहां से नहीं आया। इनका एक और वहां पर एक गीदड़ धमकी देने वाला एक, आप समझ लीजिए, एक इनका वहां पर टेररिस्ट है, एक लश्कर तोयबा का, अबू मूसा के नाम से, वो कल वहां से बयान दे रहा था और वहां से बोल रहा था कि आजादी तब मिलेगी जब हिंदुओं का यहाँ पर गला काटा जाए। अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये इस हद तक यहाँ पर बुखला चुके हैं कि आज इनके पास सिवाय गीदड़ धमकियां देने के कुछ इनके पास और नहीं है। और दुख की बात क्या है, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दुख की बात यह है, एक तरफ वो गीदड़ वहां पर बैठ के, वो चूहा हमें बैठ के वहां पर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर एक और पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, उसकी जो सदर है यहाँ पर, वो कह रही है कि इनको पानी दे दो जी। वो हमारा खून बहाने की फिराक में, हमारा गला काटने की फिराक में, वो कहते हैं इनको पानी दे दो। तो अपोजिशन अब यहाँ पर सबसे बड़ी सरकार के लिए प्रॉब्लम ये, आप किसके साथ लड़ो, आप पाकिस्तान के साथ, डीप स्टेट के साथ, या आपके यहाँ पर जो जयचंद है उनके साथ लड़ो। जब इन्हें सत्य बताओ, जब इनको आईना दिखाओ। मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूँ। आज से टीम के ब्रिगेडियर साहब ने भी आपके सामने एक सच्चाई रखी, और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 15 या 18 साल पहले मैं पैंगोंग लेक लद्दाख के अंदर है, वहां मैं गया, जब पहुंचा तो मैंने देखा चाइनीज एक बड़ी फास्ट मूविंग बोट उसके अंदर घूम के जा रही है। मैंने किसी से पूछा, यार ये चाइनीज बोट यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? बोलते सर आती है, 2-3 बार दिन में चक्कर मार कर जाते हैं। और आज हिम्मत करे जरा चाइना उस तरफ आने की, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस समय, वहां कुछ नहीं था। आज कोई हिम्मत करे किस तरह से अंदर आना है। तो ये फर्क है आज से 15-20 साल पहली सरकार में और आज की सरकार में। और प्रैक्टिकली मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, और ये साहस है मेरी भारत की फौज का कि वो सभी के सभी वहां पर। अजीब बात यह है जसरोटिया जी, ब्रिगेडियर साहब, की बजाय कि अपनी सेना पर गर्व करने के, अपनी सेना को सपोर्ट करने के, अपनी कंट्री के साथ खड़े रहने के सबूत मांगे जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है मुझे लगता है। ये चर्चा हालांकि और ज्यादा सार्थक हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पाई, जिसका मुझे भी मलाल है आप दोनों का। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।